नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से जो कि आपको रूबरू करा दे। आगरा से आ रही है, जहां पर आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शमशाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसमें आपको बता दें कि बदमाशों ने थाना अध्यक्ष शमशाबाद पर फायरिंग किया और वो बाल बाल बचे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी और दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। और वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और वहीं एक मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई और वहीं मुठभेड़ में आपको बता दें कि ये मुठभेड़ रात की बताई जा रही है, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए दो बदमाश मौके से फरार हो गए। और वहीं एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज अभी उसका जारी। और उसके अलावा आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचा है और उसके बाद चेकिंग के दौरान ये बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार की शाम को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक महबूबा मुफ्ती 10 जनपद के अंदर रही। और मुलाकात के बाद महबूबा ने मीडिया से बात नहीं की और वहीं पीडीपी सूत्रों के मुताबिक ये एक निजी मुलाकात थी, जिस दौरान दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर और देश के हालात पर चर्चा की, क्योंकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में सुगबुगाहट इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बजाय पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है। फिलहाल भले ही सोनिया गांधी के साथ महबूबा मुफ्ती की इस मुलाकात को लेकर बहुत कुछ साझा नहीं किया गया है, लेकिन पीडीपी प्रमुख का 10 जनपद बताता है कि आने वाले दिनों में पीडीपी कांग्रेस के करीब आ सकती है। और वहीं सूत्रों का दावा है कि इस सिलसिले में जल्द ही कुछ बड़ी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात के अलावा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की और पिछले 3 दिनों में उनके आवास पर यह उनकी दूसरी मुलाकात है, जिसने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। और इसी बीच राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न राज्यों के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक हो रही है, ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी को टक्कर दे सके। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा, क्या कोई बांग्लादेश कनेक्शन है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही है। और वहीं पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक अंसार का जन्म भले ही जहांगीरपुरी में ही हुआ हो, लेकिन उसकी पारिवारिक जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी और वो चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका है और उस पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है। और यही नहीं, उसके खिलाफ सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज है। वैसे पेशे से वो कबाड़ी का काम करता है और जहांगीरपुरी हिंसा केस में क्राइम ब्रांच ने अंसार और उसके साथियों की बैंक डिटेल जुटानी भी अब शुरू कर दी, ताकि इन सभी के बैंक खातों को खंगाला जा सके, कहीं ये हिंसा किसी सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गई हो। और अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं हुई या नहीं। और इसके अलावा अभी तक जिस तरह से अंसार के परिजन या अन्य आरोपियों के परिजन ये दावा कर रहे हैं कि वो लोग छोटा मोटा काम धंधा करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो ये सारे दावे भी बैंक डिटेल से पुष्टि कर लिए जाएंगे। और मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने पहले दिन जांच के दौरान मौके पर जाकर फोरेंसिक टीम की मदद से सबूत भी एकत्रित करने की कोशिश की और मौके पर साइबर मोबाइल टीम भी गई, ताकि डंप डाटा और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्रित करने का उन्हें काम किया गया। और वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आपको बता दें कि आरोपी सोनू चिकना को भी गिरफ्तार कर लिया और सोनू चिकना पर हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। दरअसल हिंसा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आया
और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में आई और वहीं सोनू चिकना की तलाश में जुट गई। और इस मामले में पुलिस अब तक करीब 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इन 22 के अलावा इनमें 2 नाबालिगों को भी अरेस्ट किया गया है। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी और दिल्ली पुलिस ने मामले में अब 34 एफआईआर भी दर्ज कर ली और सोमवार को पुलिस ने आरोपी सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया और सोनू चिकना पर हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। दरअसल हिंसा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सोनू चिकना की तलाश में जुट गई। और इस मामले में पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन 22 के अलावा इनमें नाबालिग भी हैं, जो 2 नाबालिग बताए गए हैं। और वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है और वहीं अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी और साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात भी कही गई है। और सीएम ने इस आदेश को जारी करते हुए अफसरों को ये निर्देश भी दिए हैं कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों को दी जाए जो पारंपरिक हो और नए आयोजनों को अभी अनावश्यक रूप से अनुमति ना दी जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए और वहीं सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट पर इस आदेश की एक कॉपी भी जारी की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रामनवमी से लेकर नवरात्रि तक अलग अलग राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम में हिंसा के मामले सामने आए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी स्थिति बनी है, लेकिन और राज्य सरकार ने एहतियातन ने ये कदम उठाया और महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सोमवार को एक बड़ा फैसला किया था। इसके तहत अब धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया और जो बिना अनुमति इसे बजाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में हुआ सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए अब राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। और इसके अलावा आपको बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा में आगजनी और पथराव हुआ था, जिसके कारण शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और हिंसा में कई लोग घायल भी हुए थे। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली भी लगी थी। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने हिंसा से प्रभावितों के लिए रिलीफ फंड भी आवंटित किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा में प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की राहत राशि आवंटित की है। और मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग मंत्रालय ने आदेश में कहा कि खरगोन नगर में करीब अप्रैल महीने में 2022 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए अनुग्रह राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का आवंटित जारी किया जाता है। और वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस ने मौत के मामले में पुष्टि भी की है और पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान 31 वर्षीय की व्यक्ति लापता था और इस बीच मृत व्यक्ति के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने 8 दिनों तक उसकी मौत को छुपाए रखा। और वहीं पुलिस ने सोमवार को कहा कि खरगोन के आनंद नगर इलाके में फ्रीजर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इब्रेश खान का शव 8 दिनों तक इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में रखा था। और एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इब्रेश खान की मौत पत्थरों से सिर में गंभीर चोट लगने से हुई। और इस बीच खरगोन में स्थिति में सुधार के बाद सोमवार दोपहर 12 बजे और अपराह्न के 3 बजे से 202 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। और ढील के दौरान दूध, सब्जियां, किराना और दवाओं की दुकानों को खुले रहने की अनुमति दी गई और इस दौरान लोगों को बिना वाहनों का उपयोग के आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करने की अनुमति थी। और वहीं इस हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाली एक बड़ी आर्थिक बैठक से पहले अमेरिकी ट्रेजरी के एक अधिकारी ने कहा कि अगर मॉस्को अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो यूक्रेन पर सैन्य हमले करने को लेकर रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लिया जा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि सोमवार को
पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित एक वर्चुअल डिस्कशन में अमेरिकी उप ट्रेजरी सचिव वैली एडमो ने ये बात कही और वैली एडमो ने कहा कि हम हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को किसी बिंदु पर वापस लिया जा सके और अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लगाने के बाद लक्ष्य अनंत व्यवहार परिवर्तन है। और इसके अलावा आपको बता दें कि G20 के वित्त प्रमुख और केंद्रीय बैंकर इंडोनेशिया की अध्यक्षता में वाशिंगटन में मिलने वाले हैं और इस बैठक से पहले अमेरिका उप ट्रेजरी की ओर से ये बयान सामने आया। और वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध नाकाम साबित हुए और पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों को वित्तीय आर्थिक स्थिति तबाह होने, बाजार में दहशत फैलने, बैंकिंग प्रणाली के ध्वस्त होने और दुकानों में सामानों की कमी हो जाने की उम्मीद थी। और उन्होंने कहा कि आर्थिक हमले की रणनीति विफल हो गई और पुतिन ने शीर्ष आर्थिक अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉल के दौरान ये टिप्पणी की। और उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने अभूतपूर्व दबाव का सामना किया और तर्क दिया कि रूबल मजबूत हुआ और देश ने साल की पहले तिमाही में 58 अरब डॉलर का ऐतिहासिक उच्च व्यापार अधिशेष दर्ज किया है। और वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का आज 55वां दिन है और एक तरफ जहां इतने दिनों से लगातार चल रहे जंग के बीच भी दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वहीं इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है जहां पर दरअसल युद्ध के बीच रूस परमाणु अटैक कर सकता है और ब्रिटेन ने यह भी दावा किया है कि रूस टेक्सटाइल हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस बीच जेलेंस्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ते हुए देखे गए हैं। और वहीं जेलेंस्की ने आगे कहा कि दुनिया बेहद खराब हालत और एंटी रेडिएशन दवा के लिए तैयार है। और जेलेंस्की ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इस हमले से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती लेकिन ये सच हो सकती है। दरअसल हाल ही में AFP के पत्रकार से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हमें रूस के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमें इस संकट के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए और वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना भी बना रहे हैं और वहीं कई शहर तबाह हो चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बेलारूस बॉर्डर के नज़दीक चेर्निहिव शहर में रूस की सेना करीब 40 दिनों तक यहाँ तैनात थी और हमले के बाद पहली बार रूसी टैंक इसी शहर में पहुंचे थे। और चेर्निहिव बेलारूस बॉर्डर से सबसे नज़दीक शहर है और ये 3.25 लाख की आबादी वाला शहर है और शहर पर भयावह बमबारी के निशान भी बने हुए हैं। और यहाँ रूसी सैनिकों के हमले से लोगों ने सड़क के सबवे या बंकर में जाकर अपनी जान बचाई लेकिन सबवे बंकर के अंदर धमाकों की आवाज़ से दुकानें तहस नहस हो गई हैं।